हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.5 के बारे में, क्योंकि हमने इसके पीछे के लाइव क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने क्लियर कर दिया है। अगर जो विद्यार्थी इसके पीछे के क्लास लाइव क्लास को अगर नहीं देखे हैं जा करके उनको देखें, ठीक ना। नहीं होगा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उनका लिंक दे देंगे, आप उनको भी देख लीजिएगा ताकि आपको इसके पीछे के एक्सरसाइज का नॉलेज हो सके, ठीक ना। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 3.5 के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम ये समझते हैं कि एक्सरसाइज 3.5 में हमको किस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे और क्या करना होगा उन क्वेश्चनों के साथ। देखिए एक्सरसाइज 3.5 में जो हमको कुछ क्वेश्चन बनाना है वो बनाना है ब्रज गुणन विधि से। कैसे बनाना है? ब्रज गुणन विधि से। जैसे हमने अभी तक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल अभी तक 3 तरीके से सीख लिए हैं, लेकिन एक जो तरीका है ये लास्ट तरीका है आपका, ये है आपका ब्रज गुणन विधि, ठीक ना। ये ब्रज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को किस तरह से हल करेंगे इस एक्सरसाइज में पूरे अच्छी तरह से हम समझने वाले हैं। तो इसलिए अपना कॉपी और पेन लेकर के पहले बैठिएगा, तभी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बेसिक चीज हम बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो देखिए ब्रजगुणन विधि से हम किसी समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। देखिए ब्रजगुणन विधि क्या होता है कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे। किस तरह से दिए जाएंगे? इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए जाएंगे और आपको ब्रजगुणन सूत्र जो है यहाँ पर इस पर अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? इस पर अप्लाई करके हमको एक्स वाई का मान ज्ञात करना होगा। जब तक हम आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझाएंगे ना तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। कैसे? देखिए जैसे कि आपका सवाल जो है एक नंबर जो आपका सवाल है एक्सरसाइज 3.5 का 1 नंबर जो सवाल है आपका क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से प्रत्येक का मतलब क्या कर रहा है कि बताना है कि अद्वितीय हल है, कि कोई हल नहीं है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये सभी चीजों को बताना है। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या समझे? देखिए आपको क्वेश्चन कुछ दिए जाएंगे किस तरह से, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको दिए जाएंगे और आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आपको बताना है कि वो अद्वितीय हल है, कि अनेक हल है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इन सभी के बारे में बताना है और साथ ही अगर आपका अद्वितीय हल हो रहा है तो ब्रजगुणन सूत्र का प्रयोग करके आपको उनका एक्स वाई का मान भी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो आप लोग तो पढ़े ही हैं कि अद्वितीय हल कब होता है, अनेक हल कब होता है, कोई हल नहीं होता है, ये कैसे होता है आप तो पढ़े हैं। नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ आप लोग को। देखिए आपका जो समीकरण रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको इस तरह से दिए जाएंगे, ठीक ना। तो हमारा कंडीशन क्या हो जाता है कि जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो हमारा अद्वितीय हल होता है। समझ रहे हैं ना? मतलब ये हमने पीछे की भी वीडियो में अच्छी तरह से इसको समझे हुए हैं। समझ रहे हैं ना? आपको पता भी होगा इसके बारे में, ठीक ना, कि जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होता है तो अद्वितीय हल होता है, ठीक ना। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होता है लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं होता है। समझ आया ना? अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक ना। तो इन सभी चीजों को दिखाना है जो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे और दिखाने के बाद किस कंडीशन में, तो अपरिमित रूप से यानी कि अद्वितीय हल के कंडीशन में आपको ब्रजगुणन लगाना है। समझ रहे हैं ना? मतलब ये दोनों कंडीशन अगर आएंगे तो आपको ब्रजगुणन नहीं लगाना है, वहां पर छोड़ देना है इनका नाम लिख करके। लेकिन अगर अद्वितीय हल आ जाता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आता है तो आपको ब्रजगुणन सूत्र लगाना पड़ेगा। अब ये ब्रजगुणन सूत्र क्या होता है थोड़ा सा समझिए। देखिए ब्रजगुणन सूत्र कुछ इसी प्रकार से होते हैं। x के लिए होता है b1 गुने c2 माइनस, ठीक ना, b2 गुने c1 इक्वल टू
y बटा होता है C1 गुने A2, ठीक ना, माइनस C2 गुने A1, ठीक ना, बराबर 1 बटा होता है, ठीक ना, A1 गुने B2 माइनस A2 गुने B1। ये आपका ब्रजगुणन होता है, ठीक ना, और इसी ब्रजगुणन का प्रयोग करके हमको x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इसको हल करेंगे। चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आप अपने बुक में देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है, x माइनस 3y माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, हमको तो पहले ये बताना होगा कि अद्वितीय है कि कोई हल नहीं है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, पहले ये तो देखना होगा। और ये कब पता चलेगा, कब चलेगा, जब तक ये कंडीशन हम नहीं दिखाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि अगर इस रूप में है, ठीक ना, यानी कि हमारा जो समीकरण इस रूप में अगर है तो देखिए तो ऑलरेडी इस रूप में है, अगर इस रूप में नहीं रहता है इस रूप में तो हमको इस रूप में लाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी इसी रूप में है, ठीक ना, तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन में लिख लेना है, कैसे कि इसमें लिखना होगा A1। तब बताइए A1 क्या है, इसके आगे इसका गुणांक को लिखते हैं, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो A1 हो गया 1। तो B1 क्या है, B1, तब B1 बराबर क्या हो जाएगा, -3, ठीक ना। उसके बाद C1 क्या है, C1 आपका है -3, ठीक ना। बात समझ गए ना, यानी कि A1 हो गया 1, B1 हो गया -3 और C1 भी हो गया आपका -3, ये हमारा हो गया। उसके बाद A2 क्या होगा, तो A2 बराबर हमारा क्या है, 3 है। उसके बाद B2 बराबर क्या है, B2 बराबर -9, यानी कि चिन्ह के साथ लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद C2 बराबर क्या है हमारा, C2 बराबर है -2। तो हमने क्या किया कि A1, A2, B1, B2, C2 सब लिख लिया। लिखने के बाद हमको थोड़ा सा ये कंडीशन दिखा देते हैं, कैसे लिखेंगे, A1 बट्टा A2 लिखेंगे, यहाँ पर A1 बट्टा A2 बराबर, ठीक ना, A1 बट्टा A2 लिखते हैं। तो A1 का मान क्या है, 1/3 है, ठीक ना, 1/3 मतलब A1 का मान क्या है, A1 का मान 1 है और A2 का मान है 3, तो ये हो गया A1 बट्टा A2 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से हम दिखाते हैं B1 बट्टा B2, ठीक ना, तब B1 बट्टा B2 का है -3 बट्टा -9 और 3 कट गया, ये हो गया हमारा 1/3, ये भी हो जाएगा, ठीक ना। और एक और चीज है यहाँ पर C1 बट्टा C2, तो C1 का है -3 बट्टा -2 है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये क्या है, अतः A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 है, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन C1 बट्टा C2 बराबर नहीं ना है। तो इसका मतलब हमारा जो कंडीशन यहाँ पर आ रहा है, क्या रहा है कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, लेकिन C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है इसके, ठीक है। तो हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन है कोई हल नहीं होगा, यानी कि जब इस तरह से रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर अतः कोई हल नहीं है, मतलब अतः समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर कहिएगा सर तो आपने तो ब्रजगुणन नहीं लगाया, क्यों लगाएंगे भाई ब्रजगुणन, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा कंडीशन कह रहा था कि अगर अद्वितीय हल के रूप में रहेगा तबे ब्रजगुणन लगाना है, अन्यथा ब्रजगुणन तो नहीं लगाना है, ठीक ना। अद्वितीय हल के रूप में रहेगा तभी ब्रजगुणन लगाएंगे, नहीं तो ब्रजगुणन नहीं लगाएंगे, इतना ही लेकर के छोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना बात, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके 2 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद का जो समीकरण है हमारा ये है 2x + y = 5 है, ठीक ना। उसके बाद 3x + 2y = 8 है। अब ध्यान से देखिए, क्या मेरा जो समीकरण है इस रूप में है, इस रूप में नहीं ना है। अगर इस रूप में नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि इस रूप में मंगाना पड़ेगा। कैसे मंगाएंगे, तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो ऑलरेडी उस रूप में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, ठीक ना, कि 2x + y है और उसके बाद प्लस में इधर आएगा तो 5 हो जाएगा, अब बराबर में कुछ होना तो 0, इसको चाहे तो आप समीकरण भी मान सकते हैं 1, ठीक है। और इसी तरह से इसको भी हम बना लेते हैं 3x + 2y और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में = 0, इसको समीकरण 2 चाहे तो आप मान सकते हैं। समझ में आ रहा है ना।
अब हमको क्या करना होगा, हमको इसको दिखाना होगा कि किस तरह का हल है, अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक ना। तो पहले तो इनको दिखाना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसमें a1 a2 b1 b2 सब निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर a1 बराबर क्या है। अब देख लीजिए a1 का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, तो a1 बराबर 2 कोमा b1 बराबर क्या है, b1 बराबर है हमारा क्या 1, इसके गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। और c1 बराबर क्या है, c1 बराबर -5 है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद a2 बराबर क्या है, a2 बराबर देखिए a2, ठीक ना, a2 बराबर क्या है 3 है। उसके बाद b2 बराबर क्या है, b2 बराबर आपका क्या है 2 है। और c2 बराबर क्या है आपका, c2 बराबर है आपका -8, ठीक है। तो हमने लिख लिया a1 का मान हमने 2 लिख लिया, a1 का मान हमने क्या लिखा 2 लिख दिया। उसके बाद b1 का मान हमने 1 लिखा, c1 का मान -5 मिल गया। इसी तरह से a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8, हमने इसको निकाल लिया। अब हमको क्या करना होगा, इस कंडीशन को दिखाना है। इस कंडीशन को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको a1 बटा a2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर, तो देखिए a1 का मान क्या है 2 बटा 3 है, हो जाएगा कि ना। a1 का मान 1, अब a2 का मान 3, तो हो जाएगा 2 बटा 3, ठीक ना। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा निकाल लेते हैं b1 बटा b2, ठीक ना। तो लिखते हैं b1 बटा b2 बराबर, तब b1 बटा b2 मतलब 1 बटा 2 है ना। इसी तरह से एक और निकाल लेते हैं, c1 बटा c2 निकाल लेते हैं। तो c1 का मान क्या है -5 बटा -8, ठीक ना। ये कट करके क्या होगा 5 बटा 8 होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि 2 बटा 3 यानी कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर हैं, नहीं ना बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 लिख दिए। अब बताइए ये क्या कौन सा हल है, कौन सा अद्वितीय हल है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः दिया गया समीकरण अद्वितीय हल है। आप इस तरह लिखिएगा, ठीक ना, लिखेंगे अद्वितीय हल है, अद्वितीय, यहाँ पर लिख लीजिएगा अद्वितीय हल है, ठीक है, हल है। अब देखिए क्या करना था, आपको बताया जा रहा था ना कि जब अगर आपका हल अद्वितीय होगा तो आप ब्रजगुणन का प्रयोग कीजिएगा, ब्रजगुणन सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। अब करेंगे ब्रजगुणन सूत्र का प्रयोग और एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपका सवाल तभी कह रहा था निकालने के लिए एक्स वाई का मान जब हमारा हल अद्वितीय होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर लिखिएगा ब्रजगुणन सूत्र से, ठीक ना, लिखिएगा ब्रजगुणन विधि से, ठीक ना, ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि से। अब ब्रजगुणन विधि क्या होता है, x बटा, अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, x बटा ब्रजगुणन विधि होता है b1 c2। ब्रजगुणन सूत्र में b1 का मान क्या है, तो देखिए आपका b1 का मान क्या है 1, तो लिखिएगा 1 गुने c2, तो c2 का मान क्या है -8, तो आप लिखिएगा -8। इसके बाद सूत्र में होता है माइनस, तो आप माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद होता है b2 c1, तो बताइए b2 का मान इसमें कितना है 2 है, ठीक ना, गुने c1 का मान कितना है -5 है, लिख लिए बराबर। ब्रजगुणन सूत्र में ये भी होता है आपका y बटा के क्या होता है, यानी कि c1a2 क्या होता है, c1a2, c1 का मान क्या है देख लीजिए -5 है, गुने a2 होता है, तो a2 का मान क्या है 3 है, हो गया ना। उसके बाद माइनस तो चिन्ह रहेगा बीच में। उसके बाद होता है c2a1, तो c2 का मान क्या है आपका देख लीजिए -8 है। उसके बाद गुने, उसके बाद a1, तो a1 का मान क्या है 2 है। इसके बाद बराबर, इसके बाद होता है आपका का x बटा 1 बटा होता है, क्या होता है 1 बटा, तो 1 बटा क्या होता है देखिए a1 b2, तो a1 का मान क्या है 2 है, ठीक ना। अब b2 का मान क्या है देख लीजिए, b2 का मान 2 है, बीच में तो माइनस चिन्ह रहेगा, ठीक ना। उसके बाद है आपका a2 b1 है, तो a2 का मान कितना है इसमें देख लीजिए, a2 का मान है 3 गुने उसके बाद क्या है b1, तो b1 का मान क्या है 1। आप इसको क्या कर लीजिएगा, इसको बैठा लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, क्या कर लीजिएगा बैठा लीजिएगा। फार्मूला जो है इस तरह से क्या किया जाता है, बैठा लेता है। और जहां तक बात रहा इस फार्मूला को याद करने का, देखिए अगर नहीं भी याद कीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से। थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को फार्मूला समझा रहा हूं ताकि आपको जीवन भर फार्मूला याद रहेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये तो रहेगा पहले x रहेगा, अगर आपके पास x रहेगा, ठीक ना, अगर x को लिखना होगा x को, ठीक ना, तो आपको क्या करना होगा, x को लुप्त करना होगा। यहाँ पर देखिए x वाले जो चर है ना इसको खत्म कीजिएगा, ऐसे लुप्त कर दीजिएगा।
लीजिएगा, आपको पास क्या बच रहा है, y बच रहा है और ये दोनों बच रहे हैं, एक ये पद और ये पद। तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐसे हाई यानी कि हाई गुने हाई, हाई गुने हाई, देखिए यानी कि b1 आ गुने c2 है ना, यानी कि हाई इंटू हाई, हाई इंटू हाई माइनस, ठीक ना, माइनस मतलब इसको इसमें गुना करके अब माइनस इसको क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना b1c2, देखिए b1c2 माइनस माइनस b2c1 माइनस b2c1, हो गया, ये हो गया ना, खत्म हो गया। अगर आपको अगर ये याद रखना है, अगर y को लिखना है, y वाला पद, तो आप क्या कीजिएगा, क्या कि यहाँ पर y को बंद कर दीजिएगा, y को क्या कीजिएगा, लुप्त कर दीजिएगा। जब y को लुप्त कीजिएगा यहाँ से, तो आपके पास क्या बचेगा, यानी कि x1 वाला बचेगा और c1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर c1a2, यानी कि ऐसे c1a2, देखिए यहाँ पर c1a2 हाई क्रॉस हाई c1a2 माइनस तो बीच में रहेगा, उसके बाद c2a1, देखिए यहाँ पर है c2a1 है ना। अगर आपको एक वाला लिखना होगा एक के बट्टा में, तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। इसको बंद करने के बाद अब ऐसे कीजिएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक ना। तो इसी तरह से फॉर्मूला को आप निकाल सकते हैं और हमेशा याद भी रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि अपने सवाल में, ठीक ना, a1 a2 b1 b2 जितने भी हैं सभी चीजों को बैठा लिए हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। तो हल करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x बट्टा, है ना, x बट्टा क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, -8 हो जाएगा। हाई माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब इसके बाद करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर y बट्टा, तो y बट्टा कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 3 के 15 -15 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 दूनी के क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बराबर। इसके बाद 1 बट्टा 2 दूनी के क्या होगा, 4 होगा, और माइनस ये क्या होगा, 3 एकम 3 होगा। अब ये आ गया, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 में से 8 गया, कितना होगा, 10 में से 8 गया 2 होगा ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक x बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर देखिए, ठीक ना, अगर 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे y बटा 1 लिखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम क्या करेंगे, माइनस 4 में से 3 गया, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार ई इसके बराबर लेना है, 1 के बराबर, और y को इसके बराबर लेना है। तो अगर लीजिएगा, अगर यहाँ पर तो लिखिएगा कि x बटा 2 इक्वल टू का होगा 1 होगा, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2 निकल के आएगा। तो देखिए x का मान 2 आ गया ना। और इसी तरह से अगर हम क्या करेंगे कि y बटा 1 इक्वल टू 1 लेंगे, तो y का भी मान यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, y का मान भी 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया क्या, आपका 1 आ गया। और इसी तरह से हम ब्रजगुणन विधि से x और y का मान ज्ञात करते हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो देखिए इसके आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि 3x - 5y इक्वल टू क्या है, 20 है। उसके बाद 6x - 10 इक्वल टू क्या है, आपका 40 है। मतलब इस तरह से आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस कंडीशन को दिखाना है कि कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक ना। पहले इनको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने समीकरण को हम इस रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो यहां पर ऐसे ला सकते हैं, ठीक ना। लिखेंगे कि 3x - 5y अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 20 इक्वल टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से यहां से इसको निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस, ठीक ना, 10y इक्वल टू हो जाएगा, इधर का हो जाएगा प्लस में आएगा तो इधर हो जाएगा ये माइनस में, बराबर में कुछ नहीं तो 0, ठीक ना। हम इसको समीकरण चाहे तो 1 मान सकते हैं, चाहे तो इसको 2 मान सकते हैं, ठीक है, चाहे तो, ठीक ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इस कंडीशन को दिखाने के पहले हमको a1 लिखना पड़ेगा। a1 बराबर क्या है, इसमें देख लीजिए, ये समीकरण में a1 बराबर क्या है, 3 है। b1 बराबर क्या होगा आपका, इसमें b1 बराबर देखिए क्या है, -5 है, चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है। उसके बाद c1 बराबर क्या है, c1 बराबर -20 है, आप -20 ले लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, a2 ले लीजिएगा, a2 बराबर, तो a2 बराबर क्या है हमारा, a2 बराबर देखिए 6 है। उसके बाद b2 बराबर ले लीजिएगा, b2 बराबर क्या है हमारा, -10 है, ठीक ना। उसी तरह से c2 बराबर आप ले लीजिएगा, c2 बराबर आपके पास क्या है, -40 है, लिख लिए। मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमने ले लिया।
लेने के बाद हम कंडीशन देखेंगे ये किस तरह का हल है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले a1 बटा a2 निकालना पड़ेगा। तो a1 का मान है 3 और a2 का मान है 6, कट करके हो जाएगा 1 बटा के 2, ठीक ना। अब यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा b1 बटा b2, तो यहाँ पर लिखेंगे b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा आपका का -5 बटा -10, और ये दोनों कटेंगे तो हो जाएगा 1 बटा के 2, ठीक ना। इसके बाद है आपका क्या, आपका है यानी कि c1 बटा c2 है, c1 बटा c2 है, तो यानी कि -20 बटा -40 है, और 20 से कम 20, 20 दूनी के 40, 1 बटा 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब आप ध्यान से देखिए कि तीनों एक दूसरे के बराबर है ना। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है b1 बटा b2 के, ठीक ना, और c1 बटा c2 भी सभी के बराबर है, ठीक ना। अब बताइए तो ये किस तरह का हल है, ये हमारा हल है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक ना। क्योंकि अगर ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों बराबर आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि अतः दिया गया समीकरण, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। लिखेंगे यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल हैं। तो हम इसमें ब्रजगुणन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ब्रजगुणन, क्यों लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको कह रहा है अद्वितीय हल होगा तभी ब्रजगुणन सूत्र लगाइए और तभी एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ब्रजगुणन का सूत्र नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके आगे के भी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, x - 3y -7 = 0, ठीक ना। हमारा जो समीकरण है ये ऑलरेडी इस रूप में दिया हुआ है, हमको कोई बनाने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस रूप में है और ये नीचे वाला भी समीकरण हमारा उसी रूप में है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले कि a1 ले लेंगे, तो a1 का मान क्या होगा 1, b1 का मान क्या होगा -3, और c1 का मान क्या होगा -7 हो जाएगा, हो गया ना। a1 b1 c1 ले लिए। उसी तरह से a2 निकालेंगे यहाँ से, तो a2 का मान क्या होगा 3, अब b2 का मान क्या होगा यहाँ से -3 होगा, ठीक है, -3, और c2 का मान क्या हो जाएगा, c2 का मान हमारा हो जाएगा -15। लिख लिए। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना होगा कि सबसे पहले हल दिखाना होगा कि ये किस तरह का हल है, ठीक ना। तो कैसे पता चलेगा, तो हमको तो ये निकालना पड़ेगा a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 बटा 3, a1 का मान 1 और a2 का मान 3 हो गया। इसी तरह से निकालेंगे b1 बटा b2, ठीक ना, b1 बटा b2 निकालेंगे, तब b1 का मान क्या है हमारा, देखिए b1 बटा b2 निकालते हैं यहाँ पर b1 बटा b2, ठीक है। तब b1 का मान हो जाएगा -3 बटा -3 ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ से निकाल लेते हैं c1 बटा c2, c1 बटा c2, तो c1 का मान कितना है -7 बटा -15, ठीक है। और ये तो कटेगा नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 7 बटा 15 होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू है हमारा b1 बटा b2, है ना। तो जब इस तरह का हल होता है तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल हो जाएगा तो ब्रजगुणन सूत्र लगाना पड़ेगा ना, हाँ, तो इसमें ब्रजगुणन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि अतः, पहले इसको लिख लेते हैं कि अतः अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है। यहाँ पर लिख लीजिएगा अच्छा से, अतः दिया गया समीकरण अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल होगा तब हम ब्रजगुणन सूत्र लगा सकते हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पर लिखिएगा ब्रजगुणन से, क्या लिखिएगा, ब्रजगुणन से, ठीक है, गुणन से। तब ब्रजगुणन हमारा क्या होता है, x बटा b1 c2 होता है ना। आपको बताया था ना कि फॉर्मूला कैसे आपको लिखना है। आपको अगर x के लिए लिखना है, x पद के लिए, तो आपको क्या करना होगा, x को बंद करना होगा। x को बंद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक ना। तो आपके पास होगा b1 यानी कि b1 आपका c2, b1 c2 यानी कि हई गुने हई हो जाएगा, माइनस हई गुने हई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप इसी तरह से लिख लीजिएगा। तब b1 c2, तब b1 का मान इसमें कितना है खोज सकते हैं, यहाँ पर -3 है। b1 यहाँ पर इसको बंद करके देखते हैं, b1 c2 तो -3 गुने के क्या हो जाएगा c2, तो c2 का मान कितना है देखिए -15 है। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं -15, बीच में तो माइनस आपका रहेगा, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, ठीक ना।
उसके बाद B2C1, तब B2 का मान क्या है इसमें देखिए -3 है, तो आप लिख लीजिएगा -3 और गुने के आपका C1, तो C1 का मान कितना है आप देख लीजिए यहाँ पर है -7 है, -7। हमने इसको क्या किया लिख लिया। लिखने के बाद अब हम y को लिखेंगे, तो y बटा के क्या हो जाएगा, y बटा के इसका फॉर्मूला में C1A2, C1 का मान क्या है -7, -7 गुने A2 का मान क्या है देख लीजिए 3 है, बीच में तो माइनस रहेगा। उसके बाद है क्या C2A1, तथा C2 का मान देख लीजिए क्या है -15 है, कितना है -15 गुने C1A1, उसके बाद C2A1 है, A1 का मान क्या है आपका 1 है, बराबर में अब एक और बचा है आपका 1 बटा के। अब 1 बटा के क्या होता है A1 B2 होता है, तो A1 का मान क्या है आपका 1 है और B2 का मान क्या है, आप B2 का मान ठीक से लिख लीजिएगा, यहाँ पर B2 का मान है -3 है, तो आप -3 लिख लीजिएगा माइनस। इसके बाद A2 B1 है, तो A2 का मान क्या है आपका ये है 3 और उसके बाद B1, तब B1 का मान आपका क्या है -3 है, ठीक ना, तो यहाँ पर लिखिएगा -3, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा गुना कर लेते हैं नीचे वाले को, ठीक है। तब बताइए 15 3 के क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा ना, +45 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है माइनस में से प्लस होगा, है माइनस माइनस होगा, 70 के क्या हो जाएगा 21 बराबर। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका y बटा ये क्या हो जाएगा 70 के 21 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका कितना 15 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद हो जाएगा 1 बटा ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और ये होगा 3 के 9 + 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा घटा लेंगे, कैसे घटाएंगे ऐसे देखिए 45 में से 21 घटाएंगे, जब 45 में से 21 घटाएंगे तो आपके पास कितना होगा आपके पास, यानी कि हो जाएगा 24, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे y में से क्या करेंगे घटाएंगे, 15 में से क्या करेंगे 15 में से हमको यहाँ पर 21 घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा 15 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पर -6 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, यानी कि 9 में से 3 गया आपका 6 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक बार फर्स्ट और लास्ट लेंगे, एक बार y को लेकर के लास्ट लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं x/24 और लास्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पास x/24 अब बराबर हो जाएगा 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x = हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा x = हो जाएगा 24 बटा के कितना 6 और ये कट करके हो जाएगा 6 चौका 24, x का मान आपका 4 आ गया, ठीक है। अब एक बार हमको क्या करना है y के बराबर में लेना है 1/6, तो यहाँ पर लिखेंगे कि y बटा -6 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6y, इसमें गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा माइनस, इसको गुना करेंगे इसमें तो -6, ठीक ना। ये दोनों कट जाएंगे और y = आ जाएंगे -1, ठीक ना। देखिए तो x का मान हमारा आ गया 4 और y का मान आपका क्या आ गया -1, और इसी तरह से ब्रजगुणन विधि को हम हल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चनों को आप समझे होंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही हम रहने देते हैं।